फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ। ये हमारी साइंस की चैप्टर नंबर 1 की 3rd वीडियो है, जो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, कोई बात नहीं। तो हमने लास्ट टाइम, आपको याद हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लास्ट 2, तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वैसे लास्ट टाइम हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किया था। उसके बाद हमने किया था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पढ़ लीजिए एक बार उसमें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरह, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर आप वर्ड देखिए तो डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज़ का डिस्प्लेस होना यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, या फिर वहाँ एक दूसरे जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आप रेक्टिफिकेशन देखें, more reactive element displaces the less reactive element from its compound or solution. So more reactive less reactive मतलब होता क्या है? आप अगर वर्ड टू वर्ड अगर आप जा सकते हैं तो देखिए, more reactive means यानी किसी की पावर ज़्यादा है, किसी के पास, जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल स्कूल वाला, ठीक है। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके पास पूरी पावर होती है। किस चीज़ की पावर होती है भाई? उसके पास पावर होती है किसी भी स्टूडेंट के ऊपर या टीचर के ऊपर, कुछ भी, मतलब वो बोल सकता है। मतलब रेस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल ही करता है ना, हम बच्चे तो करते नहीं हैं। अब मोर रिएक्टिव का अगर हम एग्जांपल ले लें तो प्रिंसिपल जैसे, एंड लेस रिएक्टिव एग्जांपल लें अगर हम, तो हम स्टूडेंट, पता है हमें कि कुछ भी नहीं है हमारे हाथों में, खाली बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कोई एलिमेंट है, मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल फर्स्ट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब अगर आप ध्यान रखें तो जिंक जो है हमारा Zn, वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। एंड जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? हमारे सिल्वर से। तो ये हमेशा याद रखना कि कॉपर हमेशा जिंक से छोटा होगा एंड Ag हमेशा कॉपर से छोटा होगा। इसलिए ये एग्जांपल में जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर अलग हो गया, अकेला हो गया, ठीक है। यानी इसने इसको अपना दोस्त बना लिया और इसको इसके दोस्त से हटा दिया, दुश्मनी करा दी इनकी। अब सेकंड एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस सिल्वर NO3 गिव्स CuNO3 ब्रैकेट होल ट्वाइस प्लस Ag। तो इसमें अगर आप देखिए तो Cu ने, जो हमारा कॉपर है, उसने सिल्वर की जगह ले ली। इधर देखो, सिल्वर की जगह ले ली एंड Ag हमारा अकेला हो गया। जैसे इन दोनों में जिंक ने दुश्मनी कराई थी, वैसे इसमें कॉपर ने दुश्मनी करा दी है। अब नेक्स्ट है हमारा, एक और है जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ध्यान रखना, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप इसकी फॉर्म देखिए तो इसकी फॉर्म है AB प्लस C गिव्स CB प्लस A, यानी A B के साथ मिल जाएगा C एंड A हमारा अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अब है हमारा डबल वाला। तो एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि दो आयंस, जैसे एक आप और आपका दोस्त और एक दूसरी टीम मिल रही है, और वो बना रही है आपके दोस्त। अब आपके टीचर ने बोल दिया कि आप अपने दुश्मन के साथ जाएंगे, तो आप अपने दुश्मन के साथ गए और आपका दोस्त उसके दुश्मन के पास जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो टीचर है उसने आपको इंटरचेंज कर दिया है। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी इसमें एक जा रहा था और एक अकेला बच रहा था। पर इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक भी नहीं बचा है, आपके टीचर ने दोनों की लड़ाई करा दी है, ठीक है। तो समझ लीजिए, वैसे लिख मत आना उसमें पेपर में, हिंदी में वैसे समझा रही हूँ मैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फॉर्म कैसी है? AB प्लस CD गिव्स DA प्लस CB। यानी जो AB ये है आप और आपके दोस्त, और ये दोनों आपके दुश्मन। तो आपके टीचर ने क्या किया कि ये आप है, मान लो A आप हो और B आपका फ्रेंड है, और ये दोनों आपके दुश्मन है। तो आपके टीचर ने आपके पक्के वाले दुश्मन के साथ आपको बिठा दिया भाई, और आपके दोस्त के पक्के वाले दुश्मन के साथ आपके दोस्त को बिठा दिया। तो आएगा ना गुस्सा, पर कर भी क्या सकते हैं, टीचर ने बिठाया।
तो यही फॉर्म उसकी आएगी, यानी आपके टीचर ने आप दोनों को इंटरचेंज कर दिया क्योंकि आप ज़्यादा बातें करते होंगे, मारते पीटते होंगे किसी को, कोई बात नहीं, हमें क्या है। तो यहाँ पर देखो, अब इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने जो डेफिनेशंस पर्पल में लिखी हैं ये आप अगर याद कर सके तो ठीक है, वरना अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस CaOH ब्रैकेट होल ट्वाइस गिव्स AlOH होल थ्राइस प्लस CuSO4। सो अगर आप देखें तो इधर हो क्या रहा है, मतलब है क्या, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। मैं बैलेंस्ड मैं इस वाले को भी कराऊंगी और इन वाले को भी कराऊंगी, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम है वो आ गया हमारे OH के साथ, हाइड्रोक्साइड, इसके साथ आ गया, अब ये देखिए इसके साथ आ गया, यानी A आ गया हमारा D के साथ, ये हमारा D है। एंड SO4 इंटू 3 यानी होल थ्राइस हमारा आ गया Cu, सॉरी ये Cu है, ध्यान, सॉरी, हाँ, कॉपर जो है वो हमारा सल्फेट के साथ आ गया है। तो अब जो 3 था वो हो गया OH एंड अब जो SO4 था वो रह गया अकेला। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम करते हैं बैलेंस इक्वेशन को। तो अगर आप ये वाली इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। Zn हमारा 1 है, Zn हमारा 1 है, Cu हमारे कॉपर 1 है, इधर भी 1 है, SO4 हमारा सल्फेट इधर 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, Cu हमारा 1 है, Cu हमारा 1 है, Ag NO3 पर ट्वाइस है। तो अब हमें इसे इक्वल करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, राइट। अब इधर अगर 2 लगा देंगे तो जो हमारा सिल्वर था वो भी 2 हो जाएगा। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो सिंपल इधर भी 2 हो जाएगा। अगर आप अब इक्वेशन को देखें तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम नीचे वाली पे आते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारा 2 है, इधर एल्यूमिनियम हमारा 1 है। तो अब इधर एल्यूमिनियम हमारा 1 है तो इधर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 है, तो एल्यूमिनियम हमारा 2 हो गया। SO4 हमारा 3 है, इधर SO4 हमारा 4 ही है, तो इधर हमें 3 लगाना पड़ेगा, राइट। मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ पर आपको पेंसिल से लिखना है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, याद रखना। तो अगर इधर Cu हमारा 3 हो गया तो इधर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा ना, और इधर OH हमारा 2 इंटू 3, OH 6 हो गया हमारा यहाँ पे, एंड इधर भी OH हमारा 6 हो गया है। सो हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी है, मैंने आपको ये 2 टाइप समझा भी दिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा फिफ्थ टाइप है हमारा। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ इतना है नहीं क्योंकि उसकी डेफिनेशन हम दें, रिडॉक्स रिएक्शन वैसे आता नहीं है, बस इसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आता है, ठीक है, इसके पार्ट है ये। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आते हैं, तो उन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है, जिनका ये टाइप्स हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अब सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। सिंपल है भाई, माइनस इलेक्ट्रॉन यानी भगा देता है इलेक्ट्रॉन्स को, अपने अंदर रहने नहीं देता, और प्लस ऑक्सीजन को रखता है अपने अंदर, यानी और गेन करता है वो ऑक्सीजन। पर जो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी दूसरे को दान में चाहिए तो वो दान में दे देता है। एंड लूजेस हाइड्रोजन को भी दान में दे देता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है उसे। रिडक्शन में उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा ध्यान रखना हमेशा। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, यानी वो ऑक्सीजन को दान में दे देता है। क्या पता भाई ऑक्सीडेशन से चिढ़ता हो, क्या भरोसा, कोई बात नहीं। पर और प्लस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को भी गेन करता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO2। यानी अब क्या है ये Pb क्या है, Pb हमारा लेड होता है, वो हमें पता है हमारा ऑक्सीजन होता है, तो मैंने यहाँ पे लेड ऑक्साइड लिख दिया है। लेड ऑक्सीजन तो लिख नहीं सकते हैं। कार्बन का C है, ये गिव्स क्या करता है,
Pb लेड जो हमारा है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या मतलब रिड्यूस हो रहा है। सो अब रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको बता देती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया है, यानी दूसरे का ऑक्सीजन छीन लिया है, यानी ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था तो उसने ऑक्सीजन को छीन लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Pb है हमारा, लेड हमारा। Pb ओ लिख दिया है मैंने क्योंकि ये पूरा है, ऑक्सीजन भी है ना इसमें साथ, इसलिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कि हमारा जो दूसरे सब्सटेंस था, जैसे हमारा कार्बन था, उसको इसने ऑक्सीजन दिया। दानवीर बन रहा है भाई, दे रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ये जो कार्बन है ये हमारे लेड को रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब इधर मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, हमारे CO2 में, एंड रिडक्शन कैसे हो रही है, हमारी लेड में। क्योंकि ऑक्सीडेशन हुई है हमारे कार्बन के साथ तो ये बन गया हमारा CO। अब इधर 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा रिड्यूस्ड हुआ है Pb, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से और देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, राइट, दिख रहा है ना। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो ये बहुत इजी है अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो। अब इधर आप देखिए Pb 1 है हमारा, दोनों साइड 1 है, कार्बन 1 है, पर ऑक्सीजन जो है हमारा इधर 1 है और इधर 2 है। बहुत नाइंसाफ़ी साहब। तो इधर अब हमें 2 करना है, ठीक है। इधर CO2 मतलब O2 हमारा 2 हो जाएगा, पर अब इधर Pb जो हमारा लेड है वो भी 2 हो जाएगा। सो ये जो यहाँ पर जो Pb है इसको हम 2 कर देते हैं, हो गई इक्वेशन बैलेंस। बहुत इजी था ना, था भाई, है। देखो ये Pb हमारा दोनों साइड 2 हो गया है, ऑक्सीजन हमारा दोनों साइड 2 हो गया है, एंड C हमारा 1 था तो वो 1 ही रह गया है। तो ये थे अब हमारे इस चैप्टर के टाइप्स। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, लास्ट टॉपिक की तरफ, हमारा जो है हमारा कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी। अब है हमारा कोरोजन, हम पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय substances around it such as moisture, acid और chemicals etc. अब आप स्टार्टिंग के लाइन पढ़ेंगे तो पता नहीं भाई किसने मार दिया एक मेटल को, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें बस बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कोरोजन क्या होता है, जैसे हम रस्टिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। Fe + O2 + H2O gives FeO3 × H2O, है ना। रस्टिंग का एग्जांपल, यानी अगर आप देखें कि आयरन पे अगर पानी लग जाता है और पानी के साथ ऑक्सीजन भी आ जाता है तो वो रस्ट आ जाती है, उस पर जंग लग जाता है जो फिर उसके ऊपर हम मिट्टी का तेल डालते हैं। आपने अगर आपके घर में होगा अगर लगा होगा तो, पर बेस्ट एग्जांपल है इस कोरोजन का रस्टिंग हमारे पास, ठीक है। कोरोजन वैसे आप 3rd चैप्टर में ही पढ़ेंगे अब साइंस के, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं अब। Fe + O2 + H2O gives FeO3 × H2O, यानी आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ये मिलके ये बनाता है जिससे हमारी रस्टिंग होती है, राइट। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये बैलेंस नहीं है, राइट। Fe 1 1 है, O2 पर O3 है, तो O3 तो हम O2 को कर नहीं सकते कि कर दे 1 तो वो 2 ही रहेगा। तो O3 करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा इधर, ताकि 6 हो जाए। अब इधर अगर 6 करना है तो इधर भी तो 6 करना पड़ेगा ना, तो इधर हम 2 कर देंगे। अब इधर Fe2 हो गया तो इधर Fe भी 2 हो जाएगा। अब ये H2O × में है तो H2O 2 है तो इधर 2 × 2 4 हो जाता है। तो पर अगर आप इधर देखिए, नोटिस करें तो ये इंटू मैंने अलग से लगाया है, राइट। एंड इधर आप O2 को और नोटिस करें तो इधर देखिए O6, इधर भी O6, पर इधर O6 + 1 भी है, इधर O6 + 1 भी है। तो अगर इधर हमने ये 2 लगाया है तो ये O जो हो जाएगा वो O × 2 हो जाएगा। तो इधर 6 7 8 होना चाहिए, इधर भी 6 7 8 है। तो इधर H हमारा 4 हो गया तो इधर भी हमें लगाना पड़ेगा 2,
राइट। सो ये अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। 2Fe + 3O2 + 2H2O gives 2FeO3 × H2O। एंड अब देखते हैं डेंसिटी। इसमें कुछ इतना था नहीं, पर आएगा तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई मेटल हमारे कोई भी मेटल मॉइस्चर, एसिड, केमिकल से अगर अटैक्ट होता है, पिट जाता है और उसके साथ कुछ रिएक्शन होता है तो वो कोरोजन होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। इसको कोरोइड भी रहते हैं, कोरोइड भी कहते हैं इसे। अगर आपको पूछा जाए कि कोरोइड किसका नाम है तो बस ये लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरोइड। सो ये आप बुक में देख लेना। रेंसिडिटी अब हम देखते हैं, इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड दैट इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अगर आप देखें कुरकुरे और हमारे क्रैकर्स एंड बहुत सारी हमारे पास कंपनीज़ हैं। ये ड्राइंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो आप अगर देखें कि हमारे पास जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो पैक्ड होते हैं, राइट। सो जैसे ही वो अगर हम आप देखिए कि अगर हम पैकेट को खोल के रख दें, पैकेट अगर हम खोल दें, ओपन कर दें, हमारा फूड होता है कटिंग के बाद वो थोड़ा सील जाता है। अगर आपने कभी खोलने के बाद उसको बाहर रख दिया, कहीं ऑक्सीजन जहाँ पर उसको लग गया हो तो आपने देखा होगा वो सील जाता है। जैसे पसीजना हम बोलते हैं कि अरे ये तो सॉरी ये हरियाणी बोल रही हूँ, ये तो पसीज गया है, सील गया, ठीक है। यानी फिर उसके बाद उसका टेस्ट अजीब हो जाता है। किसी फूड में उसकी स्मेल गंदी हो जाती है, किसी फूड में उसका टेस्ट गंदा हो जाता है, किसी में जो फैट होता है, ऑयल होता है, वो अजीब सा मतलब निकल आता है, राइट। सो इसके कुछ प्रिवेंशंस भी हैं ताकि हम उस जो हमारा रेंसिडिटी है, यानी जो हमारे फूड्स को जो सिक्योर रखने, अच्छे से पैक्ड रखने के लिए, या फिर अगर उनकी ताकि ज़्यादा अगर हम मान लो, मैंने आज कितने तारीख है पता नहीं, मान लो 18 मई, ऐसी डेट ले रही हूँ मैं, 18 मई को पैकेज बना है, राइट। 18 मई को पैकेज बना है और उसकी जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है वो है हमारी मान लो 2 महीने बाद, 13 जून, राइट। तो अगर हमने इसके तक उस पैकेट को खुला रखा है, अगर बंद है तो ठीक है, बंद है तो 13 जून तक वो पैकेट के अंदर जो खाना होगा वो ख़राब नहीं होएगा। पर जैसे ही 14 जून होगा ना, वो खाना ना सड़ जाएगा। और आपको अगर दुकानदार वो खाना देगा तो आपकी जो हालत होएगी ना फिर पेट दर्द वाली, भयंकर वाली होएगी, समझ गए। तो मेरे हुआ था एक बार, मुझे याद है, मैंने बिना एक्सपायरी डेट लेके मैंने क्या लिया था, ओएस लिया था, एक ओएस एंड एक क्रैकर्स। तो ओएस जो था उसके बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे ओएस का पैकेट नहीं बनाया है क्योंकि तब से मुझे ओएस से इतना चिढ़ हो चुकी है ना, बस मन करता है ओएस वाले को मारूं। तो बिना एक्सपायरी डेट लिए मैंने उसको ख़रीद लिया, मैंने खा लिया, ठीक है। अगले दिन भैया ऐसा पेट दर्द हुआ, ऐसा हुआ कि उस 5 रुपये की ओएस की वजह से 1000 रुपये की तो मेरे हॉस्पिटल में लगे, एंड बाकी दवाई का खर्चा अलग, और स्कूल भी नहीं जा पाई, ठीक है। तो याद रखना, बिना एक्सपायरी डेट लिए आपको देखिए कभी भी कोई पैकेट वगैरह या कुछ भी ब्रेड वगैरह नहीं ख़रीदना है, ठीक है, ताकि आपका पेट दर्द ना हो। इन्फेक्शंस हो सकते हैं इससे आपके पेट में। तो प्रिवेंशंस क्या है हमारे पास ताकि हम अपने फूड को अच्छे से रख सकें? यूज़ ऑफ एयर टाइप कंटेनर होते हैं हमारे, जहाँ पर एयर टाइप यानी जहाँ पर हमारे जो कुरकुरे वगैरह हैं, जो हमारे खाने की वगैरह चीज़ें हैं, वो ऑक्सीजन के उसमें कांटेक्ट में ना आए, ऐसे एयर टाइप कंटेनर होने चाहिए। पैकेजिंग विद नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस की वजह से जो हमारा फूड होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर पैकेट भरा है, राइट, पैकेट फुल है, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लेने वाली, तो आप अगर उसको खोलते हैं तो एकदम से फट जैसी हवा निकलती है, एंड उसमें निकलता कितना है, इतना, तो क्या बोलते हो, इसमें हवा तो इतनी भर देते हैं और खाना इतना सा देते हैं, भाई क्या फ़ायदा है 5 रुपए के इसमें, राइट। सो
वो हवा आपके फूड के लिए ही भरी जाती है, ज़बरदस्ती मुंह में से वो हवा नहीं भरी जाती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो आपकी जो फूड है ना उसको एकदम बढ़िया बना देती है, यानी एकदम उसको ख़राब नहीं होने देती। ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये फ्रिज है। तो कई फ्रिज होते हैं, राइट। फ्रिज अब आप कहेंगे कि कुरकुरे को फ्रिज में रखेंगे? ना भाई ना, इसको कुरकुरे के लिए नहीं है, क्योंकि फूड तो बहुत सारे, दो ही थोड़ी हैं। ब्रेड हो गई, ताकि वो ख़राब ना हो उसको फ्रिज में रख दो। ठीक है। उसको खोलने के बाद बहुत सारे फूड्स ऐसे जो हमें फ्रिज में रखने पड़ते हैं उनको खोलने के बाद, इसलिए रेफ्रिजरेशन यूज़ करना चाहिए। एडिक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिवेंशंस। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ मतलब चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करना चाहिए एक टाइप की, जैसे हमने नाइट्रोजन यूज़ कर लिया, या फिर और भी कुछ चीज़ें यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखें तो फूड के लिए हम क्या क्या रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। जैसे आप देखें कि उसमें हम एक आप अगर आपको याद हो तो आपके फूड में कई बार क्या निकलता है, किसी किसी पैकेट में निकलता है, ज़्यादातर में नहीं निकलता। अगर आप ज़्यादा फूड देखें तो उसमें आपको एक अजीब सी पैकेजिंग मिलेगी, बिल्कुल टाइट पैक्ड, और उसके अंदर कभी कभार आपको एक दवाई भी मिल जाती है जो एक रैपर में लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट अ टॉय, थ्रो इट आउट आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स और पैकेट वगैरह। तो उसको उसमें जो यूज़ होता है ताकि आपका खाना ख़राब ना हो। ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बस इतना ही हमारा चैप्टर था। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड 2 वीडियोस मेरी जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। एंड बाय बाय फ्रेंड्स।